एंड दिस इज कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में खाने की बहुत कमी थी। फिर धीरे 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 ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ, अलग अलग तरह से, मतलब हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, है ना। इस तरह की जो रेवोल्यूशंस हुए उसमें हमारा फूड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक, और आज हमारे पास सफिशिएंट फूड है अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, बट स्टिल पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। उसके साथ साथ हमको अपना टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने का भी ज़रूरत है, ताकि हम हमेशा सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस कर पाएँ। तो दिस इज़ योर नाइन्थ chapter of class 12, okay, strategies for enhancement in food production। ठीक है, आई होप आपको पिछला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ, जानते हैं इसमें क्या क्या है। पूरा एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे। अगेन हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर ज़रूर लेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताएंगे, लेकिन आपको थॉरली पढ़ना है जो जो पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विथ एवर increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. Do you know? Necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, हमने उस चीज़ को खोज निकाला है। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक हम खोजने का प्रयास भी नहीं करते। प्रयास करते हैं लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं करते जिस शिद्दत के साथ करना चाहिए। सिमिलर इज़ द केस कि जब तक टेस्ट हमारे बिल्कुल सामने नहीं आ जाता ना, डेट बिल्कुल पास नहीं आ जाती, तब तक हम मेहनत नहीं करते। और बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल पास है और आप लास्ट में मेहनत करने लगते हो, अगर वही मेहनत पूरा साल की हो तो लास्ट में उसका निचोड़ आपकी सफलता के रूप में आपको मिलता है। लेकिन अगर आप लास्ट में करते हैं तो आप कोशिश तो करते हैं लेकिन उतना आउटपुट आप नहीं दे पाते हैं जितना आप पूरे साल की मेहनत से दे पाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर अच्छे से पढ़िए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ यहाँ वहाँ सोचे। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड का, ज़रूरत हो गई है कि हम फूड का प्रोडक्शन में भी वृद्धि करें, उसमें भी एनहांसमेंट करें। Biological principle as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. तो जो जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल सिद्धांत जो भी हैं, है ना, उनको अप्लाई किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री पे, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक, और उनका एक मेजर रोल है हमारे फूड प्रोडक्शन के एफर्ट्स को इंक्रीज करने में। मतलब वो भी एक तरह से एफर्ट्स हैं। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जो हैं, जो अप्लाई किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे और प्लांट ब्रीडिंग पे, उनका मेजर रोल होता है हमारे एफर्ट्स में जो कि हम कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट में। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जैसे आप मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि किस तरह से एक अच्छी ब्रीड लानी है। अच्छी ब्रीड लाने के लिए आपको पहले, मतलब आगे अच्छा आपको एनिमल चाहिए, आपको अच्छी गाय चाहिए जो बहुत सारा दूध देती हो, है ना। और ऐसी प्रजाति चाहिए जो अगर गाय हो तो ज़्यादा दूध देती हो, अगर बैल आए तो वो अच्छे से उसको खेतों में उस बैल से काम करवाया जा सके। तो इसके लिए आपको ऐसे बुल और काउ, बुल मतलब ऑक्सिन, है ना, ऑक्स, ठीक, ऐसे बुल और काउ को ब्रीड करवाना पड़ेगा जो कि सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, है ना। तो अगेन ये सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। हम जानते हैं कि अगर हम सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएंगे तो अगली प्रोजेनी भी सुपीरियर ही आएगी। ठीक, तो अगेन फिर उससे क्या होगा, जो आगे प्रोजेनी सुपीरियर आएगी वो हमको ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, हमारी यील्ड बढ़ाएगी। तो इसीलिए जो भी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं जो अप्लाई किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे, प्लांट ब्रीडिंग पे, उनका एक मेजर रोल होता है हमारे एफर्ट्स में जो कि हम कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक,
Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. तो नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं. आपने माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा था, वही टिश्यू कल्चर टेक्निक है. आपने एम्ब्रियो के ट्रांसफर का भी पढ़ा था, है ना. तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज हैं और टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक्स हैं वो भी एक मेजर रोल प्ले करेंगी और स्टिल कर रही हैं इन एनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन मोर एंड मोर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. देखिए किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है. कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उतना हमारे पास खाना नहीं होगा, है ना. तो इसलिए खाने को बढ़ाने की ज़रूरत है, खाने की चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो चलिए सबसे प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री इसमें हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना क्या है, या तो एनिमल्स हैं या तो प्लांट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या हुआ? एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक होता है जो भी आपके पास जीवित जंतु, जीव जंतु हैं जो आपने पाले हैं अपने यूज़ के लिए, वो आपको फ़ायदा देंगे, है ना. जिनको आप खुद भी खा सकते हो अगर आप नॉन वेज हो, या उनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आप वेज हो, है ना. तो वो यही होता है लाइफ स्टॉक, है ना. जो जीवित जीव जंतु हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं जिनको हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वो लाइफ स्टॉक है. तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, इन्हीं का पालन पोषण किया जाता है, इन्हीं को बड़ा किया जाता है, ठीक. फिर इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, जो अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स होते हैं सेम स्पीसीज के, हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि आगे और अच्छी प्रजनन आए. तो समझ गए आप क्या है एनिमल हस्बेंड्री? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक समझ के आप क्या होता है, ठीक है. तो एज सच it is a vital skill for farmers and is as much science as it is art. ठीक है. तो ये जो हमारे किसान हैं उनका बहुत ही वाइटल स्किल होता है, इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, ठीक. किसान लोग जो हैं वो खेती भी करते हैं, वो अपने जानवरों को भी पालते हैं और वो अपने जानवरों की हर बात समझते हैं. उनके जानवर को कोई बीमारी हो गई है तो बिना डॉक्टर को दिखाए वो समझ लेते हैं उनके जानवर को कैसा खाना चाहिए, कब वो पानी पीता है, कब वो पानी नहीं पीता है, कैसे उस जानवर से काम करवाना है, ठीक है. तो ये किसान हर बात जानता है, ठीक. तो ये जितना साइंस है ना, ये जितना आर्ट है, जितनी ये कला है, उतना ही जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें साइंस भी छिपी हुई है. क्योंकि अगर इन जनरल गांव में लोगों को नहीं पता होता कि अगर वो अच्छी वैरायटी के एनिमल्स का ब्रीडिंग कराते हैं तो आगे जो प्रजनन आएगी वो भी अच्छी आएगी, ठीक. तो इसमें आर्ट तो रोल प्ले करता है, किसान की कला तो होती है, लेकिन ये उतना ही साइंस भी है, ठीक है, उतना ही इसमें विज्ञान भी छिपा है. तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goats, etc. that are useful to humans. Again, you get it ना, कि आपको लाइफ स्टॉक का केयर करना है, उनको अच्छे से रेज करना है, अच्छे से उनको पालना पोसना है और सही से उनकी ब्रीडिंग करवानी है. यही आता है लाइफ स्टॉक में. तो क्या क्या पालते हैं घर पे? गाय, भैंस, सुअर, घोड़े, है ना, फिर भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब पालते हैं और ये सब हमारे लिए यूज़फुल है. आप जानते हैं ये सब हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. तो इसी तरह के यूज़फुल एनिमल्स जो लिविंग है और जिनका हम पालन पोषण कर रहे हैं वो लाइफ स्टॉक है. और जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उनके पालन पोषण का, उनको अच्छे से केयर करने का, उनको ब्रीड करने का, उनका अच्छे से रेस करने का, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है.
तो देखिए, अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें, जैसे अगर वैसे तो हमने एनिमल हस्बेंड्री इन जनरल कह दिया, आप गाय पालो, भैंस पालो, मुर्गी पालो, कुछ भी करो, है ना। एनिमल हस्बेंड्री मतलब मुर्गी पालन तो उसमें नहीं लिखा गया था। भेड़, बकरी, ऊंट, कुछ भी आप पाल रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हम लेते हैं तो वो आ जाता है पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। फिशरीज में फिशेस का लालन पालन किया जाएगा, पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स का लालन पालन किया जाएगा। तो देखिए, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। ओके, तो फिशरीज में आता है किसका पालन पोषण करना। पालन पोषण करो, फिर उनको पकड़ो और उनको बेच दो, है ना। पहले आप प्रोडक्शन करो फिशेस की। आपने जैसे सी में एक एरिया सेलेक्ट किया, या कहीं भी आपने नदी में किसी किनारे पे एक एरिया सेलेक्ट किया है जहाँ पे आप मछलियों को दाना डालते हो, अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हो, जो ज़रूरत है उनकी वो उनको दे रहे हो। जब मछली का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर उनका रिप्रोडक्शन पीरियड, ठीक, रिप्रोड्यूस होंगी मछलियाँ और उनका नंबर बढ़ेगा, उसके बाद आप उन मछलियों को कैच करेंगे और बेच देंगे। तो पालने से लेके बेचने तक जो है वो सारा का सारा क्या आता है, फिशरीज आता है। तो फिशरीज में ना सिर्फ फिश को पाला, पकड़ा और बेचा जाता है, बल्कि मोलस्क का अलग फाइलम है बेटा, इनको शेल फिश कहा जाता है। एंड क्रस्टेशियंस जो हैं वो अलग फाइलम में आते हैं, जैसे प्रॉन्स एंड क्रैब्स, ठीक है। तो ये आई थिंक आर्थ्रोपोडा में आएंगे, ठीक। तो फिर ऐसा मत समझना कि फिशरीज में सिर्फ फिशेस को पाला जाएगा। मोस्टली जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं और हमारे लायक हैं, उनका सबका रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग किया जाता है फिशरीज में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिशरीज में रियरिंग, पालन पोषण, कैचिंग, उनको पकड़ो, सेलिंग, उनको बेच दो, किस किस को, फिश को, मोलस्क को एंड क्रस्टेशियन को। क्रस्टेशियन में कौन से मीन, प्रॉन्स एंड क्रैब्स एटसेट्रा, ठीक है। Since the time immemorial, animals like bee, silkworm, ठीक है, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, and camel have been used by humans for products like milk, eggs, meat, wool, silk, honey, etc. तो हम जानते भी नहीं हैं कि कितने टाइम से, मतलब बहुत लंबे टाइम से हम देखो मधुमक्खी को पालते हैं, ठीक, रेशम को पालते हैं, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स, शीप, इन सबको हम पाल तो रहे हैं। इनसे क्या मिल रहा है हमें, दूध, दही, अंडे, मीट, ऊन, है ना, रेशम, हनी, ये सब चीज़ें हमको इनसे मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मतलब कुछ और थोड़ा हम टेक्नोलॉजिकली यूज़ करके इनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि पहले से ही जानवर पाले जाते हैं, पहले से ही एनिमल हस्बेंड्री शुरू है, लेकिन अब हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ भी करेंगे ताकि हम इनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। चलो देखिए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट more than 70% of the world livestock population is in India and China. देखिए, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जानवर इन द सेंस लाइव स्टॉक, सारे जानवर को नहीं कहा जाता, वो जानवर जो कि हम अपने यूज में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो 70% लाइव स्टॉक आपको भारत और चाइना में मिल जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जो इनसे प्रोडक्शन है वो सिर्फ 25% है। इसका मतलब, ठीक है, 70% लाइव स्टॉक कहाँ है, इंडिया एंड चाइना में है, ठीक, और बाकी का 30% पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, ठीक। लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना से मात्र 25% का प्रोडक्शन है, किसमें, लाइव स्टॉक से, है ना। और 30% जो वर्ल्ड में लाइव स्टॉक है उससे टोटल आपको 75% का फूड प्रोडक्शन हो रहा है। क्या ये सही बात है? देखिए, जिन दो ही देशों के पास 70% है वो मात्र 25% प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और जिन पूरे देशों में, फिर पूरे वर्ल्ड में कितना हुआ,
30% हुआ, तो वो केवल नहीं, वो कितना सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 75%। तो देखिए, however it is surprising to note that contribution to the world farm produce is only 25%, that is productivity per unit is very low। हम समझ गए हैं कि जहां 70% जो हमारे पास लाइफ स्टॉक है वो भारत और चाइना में ही है, उसके बावजूद जो इन दो देशों का फार्म प्रोडक्शन में रोल है वो सिर्फ 25% है। तो इसका मतलब है पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम है। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity। देखिए, पारंपरिक तरीके से तो हम यूज करते हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो हमेशा से होती आ रही हैं प्रैक्टिसेस, है ना, वो तरीके तो हम यूज कर ही रहे हैं ब्रीडिंग और केयर के, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज में लाया जाए ताकि क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो। आप जानते हैं कि हमारा जो किसान है वो बहुत हाइजीनिकली भी अपना दूध प्रिपेयर नहीं करता है, जैसे भैंस को उतना केयर के साथ नहीं रखेगा, ठीक उतनी सफाई के साथ नहीं रखेगा, दूध जो है उतनी सफाई के साथ भैंस से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे हालांकि बहुत कम लाइफ स्टॉक है लेकिन उनका टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, वो बहुत साफ सफाई के तरीके से अपने एनिमल्स को रखते हैं, उसके साथ साथ वो अपने एनिमल्स को जो हैं वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ उनका रेजिंग करते हैं, केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, है ना। और यही चीज़ की ज़रूरत हमारे देश में भी है। हमारे देश का किसान बहुत गरीब है। अगर आप दूसरे देशों की बात करेंगे तो किसान जो है वो बहुत अमीर होता है, इतना अमीर होता है कि उनके पास अपने चॉपर होते हैं, इतने अमीर होते हैं कि उनके अपने कितने कितने नौकर काम करते हैं। लेकिन हमारे देश का किसान बहुत बहुत गरीब है, ठीक है। A professional approach to what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच जो होगी, ठीक, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक, जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जो हमारी पारंपरिक जो पहले से हम फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से फार्म की मैनेजमेंट करनी है ना, उसमें अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच शो करेंगे, मतलब थोड़ा और उस काम को अपना प्रोफेशन बना लेंगे, है ना। पहले तो नॉर्मल ऐसे पालते थे, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग सब नहीं करते थे, है ना, फिशरी सब नहीं करते थे, पशुपालन जो था वो घर पे औरतों का काम होता था, ठीक। वहीं पे अगर इसी काम को अपना प्रोफेशन बना दिया जाएगा तो अगेन फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा कि नहीं, क्योंकि जो भी पर्सन इस काम को अपना प्रोफेशन बना देगा वो उसमें अपना 100% देगा। वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती आ रही थी, ठीक, उसको उसमें जो कन्वेंशनल, उसमें जो पारंपरिक तरीके फॉलो हो रहे थे उनको भी फॉलो करेगा, पर प्लस उसके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करेगा ताकि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। इसीलिए जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं फार्म मैनेजमेंट की, पहले जो जितने लोग करते थे, ठीक, अगर इसी को जो है प्रोफेशन बना दिया जाए, इसी को प्रोफेशनल अप्रोच दी जाए, कोई व्यक्ति इसी चीज को अपना काम बना के चल पड़े, तो फिर फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सकता है। Let us discuss some of the management procedure employed in various animal farm system। तो चलिए आइए अलग अलग फार्म सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सीखते हैं कि अलग अलग फार्म सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से हम भी उसमें प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन देख सकते हैं, कैसे हम उस फार्म सिस्टम को एक प्रोफेशनल अप्रोच दे सकते हैं, ठीक। अगर आप जानेंगे, फिर आप आगे पढ़ेंगे, ठीक, तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी चाहें तो उस चीज को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, मतलब जो आपका दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनको दूध देने वाले और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, उन्हीं जानवर का जो आप लालन पालन करेंगे वो क्या हो गया, डेयरी फार्म
मैनेजमेंट। देखिए डेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डेयरिंग क्या हुआ, इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हमारे कंज्यूम करने के लिए हमें दूध और उसके उत्पाद चाहिए, दूध चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स चाहिए, है ना। दूध कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स से मिलेगा। तो ऐसे एनिमल्स का मैनेजमेंट जिनसे हमें दूध और दूध के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं, उसी को हम डेयरिंग कहते हैं। कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन डेयरी। आप बता सकते हैं कि डेयरी में आपको कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे। तो मोस्टली सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, काउस, बफेलोज, यही मिलेंगे ना डेयरी में आपको ज्यादातर। What are the different kind of product that can be made with milk from dairy farm? देखिए दूध से आप क्या क्या बना सकते हैं, योगर्ट, है ना, बटर मिल्क, बटर, घी, बटर मिल्क हो गया जैसे आपका छाछ, है ना, फिर आपका मक्खन, फिर दही, योगर्ट या फिर कर्ड, है ना, फिर घी, ये सब प्रोडक्ट्स हम मिल्क से बना सकते हैं। देखिए अब करना क्या क्या है, ठीक है। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद processes and systems that increases yield and improve quality of milk। देखिए डेयरिंग हम समझ गए कि हमें ऐसे पशुओं को पालना है जो कि दूध देते हैं और उनसे दूध से आगे भी हम और प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ऐसे प्रोसेसेस से, ऐसे सिस्टम से डील किया जाता है, ऐसे ऐसे तरीके सोचे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इम्प्रूव हो दूध की उत्पादकता में, उसके यील्ड में और दूध की क्वालिटी में, दोनों में ही इंप्रूव हो। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम ये श्योर करते हैं कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दूध का प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो उसके लिए आपकी जो ब्रीड है, ठीक है, आपके फार्म में जो एनिमल्स हैं उनकी जो ब्रीड है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा मिल्क का जो यील्ड है, मिल्क का जो उत्पाद है, वो प्राइमरली डिपेंड करता है कि ब्रीड्स की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ब्रीड्स मतलब जैसे प्लांट में हम बोलते हैं ना वेराइटीज हैं अलग अलग, वैसे ही ब्रीड्स होती हैं एनिमल्स में, ठीक है। जैसे आप समझते हैं ना डॉग का ब्रीड, अब ब्रीड कोई स्पीसीज अलग स्पीसीज नहीं होती है, ब्रीड यूजुअली एक ही स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कुछ क्वालिटीज जो हैं एक में अलग होंगी, कुछ क्वालिटीज दूसरे में अलग होंगी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई yielding potential under the climatic condition of the area combined with resistant to disease is very important, ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि अगर दूध का यील्ड इंक्रीज करना है तो ब्रीड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको दूध ज़्यादा चाहिए तो आपको हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाले ब्रीड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा दूध देते हो, जो ज़्यादा अच्छा काम करते हो। तो ऐसे एनिमल्स हो जाएंगे हाई यील्डिंग पोटेंशियल एनिमल्स, है ना, उसको हम बोलेंगे गुड ब्रीड्स। क्या करना है हमको, अच्छी उत्पाद चाहिए तो गुड ब्रीड्स को सेलेक्ट करो जिनके पास हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, लेकिन किसके अंडर, जो भी कंडीशन उस एरिया में पाई जा रही है उस एरिया की कंडीशन के अंडर वो एनिमल हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाला होना चाहिए। मतलब किसी जगह ठंडा है तो वो जो एनिमल है उस ठंड में भी अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, ठीक। तो समझ गए ना, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, प्लस उस जो एनिमल है, वो जो एनिमल है वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, जल्दी उसको कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए। तो ये दो चीजें हाई यील्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे एनिमल को सेलेक्ट करिए, ऐसी ब्रीड को सेलेक्ट करिए जो कि उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर भी अच्छे से
दूध दे सके, जिसकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, प्लस वो बीमारियों से भी थोड़ा रेजिस्टेंस हो। समझ गए? चलिए, for the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after. They have to be housed well, should have adequate water and to be maintained disease free. अगर आप चाहते हैं कि एक जानवर में, ठीक है, जो आपके पास कैटल्स होते हैं, जैसे गाय के बछड़े है ना, जो आए, ठीक, तो उनमें जो है ज्यादा यील्ड का पोटेंशियल हो, उनमें अच्छा उत्पाद करने की क्षमता आ पाए, उसके लिए आपको खुद भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनका पालन पोषण अच्छे से करना पड़ेगा। जहां वो रहते हैं वो अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा उनको पानी मिलना चाहिए और बीमारी से उनको दूर रखना पड़ेगा। तभी एनिमल में, तभी आपके कैटल में जो है वो हाई यील्डिंग पोटेंशियल आएगा। अगर आप ऐसे ही कहीं भी रख रहे हैं अपने एनिमल को, गंदगी में बीमारी हो रही है, उसको बार बार सही से पानी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जो एनिमल है, आपका जो कैटल है, वो सही से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। सही से प्रोडक्शन चाहते हैं कि कैटल में हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, तो अच्छे से उसको अच्छी जगह रखो, अच्छा पानी दो, बीमारियों से दूर रखो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो दूसरी बात, पहले तो कि यील्ड इंक्रीज करने के लिए पहला काम तो ये करो कि उसको अच्छी जगह रखो, अच्छा पानी दो और उसको डिजीज फ्री रखो। पर उस कैटल का खाना जो है वो भी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीकों से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी घास फूस मिला और डाल दिया, नहीं, अच्छी क्वालिटी का घास दो और उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि कोई घास लाए और बस ज्यादा से ज्यादा यही खिलाते रहो, नहीं, क्वालिटी पे भी ध्यान देना है खाने की और क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। ठीक है, बिसाइड्स stringent cleanliness and hygiene, both of cattle and the handlers are of paramount importance while milking, storage and transport of milk and its product। तो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस और हाइजीन जो है वो भी जरूरी है। कैटल की भी, जो जानवर है आपका, गाय का बछड़ा है, उसकी भी, और आपकी खुद की भी। आप हैंडलर है ना, आप उसका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, तो बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक होना चाहिए कैटल का। जगह भी, कैटल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और हैंडलर जो खुद हैं आपको भी साफ रखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होता है जब आप दूध निकाल रहे हैं, दूध को स्टोर कर रहे हैं और दूध को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या इसके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हाइजीन और क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा जो छोटा किसान है फॉलो नहीं करता है। ठीक है, nowadays of course much of these processes have become mechanized, which reduce chances of direct contact of the produce with the handler। आप जानते हैं, देखिए किस तरह से फार्म बनाए गए हैं। ठीक है, किस तरह से जो है, कितनी सफाई यहाँ पे रखी गई है। मोस्टली आजकल जो बड़े किसान इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में जो ज़्यादा है, उन्होंने ये दूध निकालने की प्रोसेसेस को, पशुओं को नहलाने धुलाने की जो काम होते हैं, ये सारे मशीनी काम कर दिए हैं, है ना। तो अब हैंडलर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आता है पशुओं के, उनका गोबर वो पूरा मशीनी कर दिया है। ठीक है, आप अगर सर्च करेंगे कि किस तरह से फॉरेन की डेयरी जो होती है वहाँ पे लालन पालन किया जाता है, तो आप देखेंगे कि कितनी सफाई के साथ उनको रखा जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत कम हो चुका है क्योंकि ज़्यादातर काम मशीनों पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए, ensuring these stringent measures would of course require regular inspection with proper record keeping. It would also help to identify and rectify the problem as early as possible। देखिए, अगर आपको सच में इतना सफाई चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट आपको रूल्स लगाने हैं, तो रूल्स तभी फॉलो होते हैं जब सही से इंस्पेक्शन भी हो रही हो। बड़े किसान खुद थोड़ी काम करते हैं, बड़ी लोगों की डेयरी होगी, वो खुद थोड़ी काम करेंगे। खुद क्या करेंगे? वो
खुद वो सिर्फ चेक रखेंगे, चेक भी खुद नहीं रखेंगे, इंस्पेक्शन के लिए भी कोई दूसरा इंसान रखेंगे, है ना। तो पशु का देखभाल करने के लिए अलग लोगों को रखा गया है, लेकिन टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी की जाएगी, ठीक, देखा जाएगा कि क्या जानवर ठीक है, क्या जानवर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर इतना जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इतना स्ट्रिक्टली हाइजीनिक रखना है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इस एनिमल को इस टाइम पे ये खाना दिया गया, इतने बजे पानी दिया गया, ये बीमारी उसको उस टाइम हुई थी, ठीक, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है जानवर को तो जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, ठीक है। रेगुलर विजिट्स बाय वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। डेयरी आप मैनेज कर रहे हैं और उसमें थोड़ा भी कोई जानवर बीमार होता है तो दूसरे जानवर भी बीमार हो सकते हैं। आपको स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस रखनी है, ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शन होना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही एक वेटनरी डॉक्टर का रेगुलर उन जानवरों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो टाइमली आपको इन्फॉर्म कर सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जानवर में, है ना। और आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली बता पाएंगे, ये खाया था, ये पिया था, उस टाइम कुछ दिन पहले जानवर को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर जल्दी से जो है प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। You would probably find it interesting if you were to prepare a questionnaire on diverse aspects of dairy keeping and then follow it up with a visit to a dairy farm in your locality and seek answer to the questionnaire. देखिए एनसीईआरटी कहता है कि आप जो है वो एक क्वेश्चनियर बनाइए जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए हों, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे, फिर अलग अलग लोगों के पास जाकर उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, तो वैसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चनियर बनाइए, ठीक है, फिर अपने आसपास जहाँ भी डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, जैसे उनसे पूछिए कि आप क्या क्या खाने में देते हैं, कितने टाइम इंटरवल के बाद देते हैं, किस तरह का क्वालिटी आप मेंटेन रखते हैं अपने फूड में, आपकी गाय या भैंस जो है वो जब आप ऐसा खाना खिलाते हैं कितना दूध दे पाती है, क्या आप रेगुलर डॉक्टर को चेक कराते हैं, कितना फ्रीक्वेंट जो है आपको डिजीज देखने को मिलती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने नियर बाई फार्म में जाके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब डेयरी मैनेजमेंट हो गया। डेयरी मैनेजमेंट हम समझ गए कि डेयरी में जो है मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को पाला पोसा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी और किस तरह से की जाएगी। आगे बात आती है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। अब पोल्ट्री फार्म में जो है वो घर जो बर्ड्स हैं उनको पाला जाता है। तो पोल्ट्री इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, मतलब पालतू जो बर्ड्स होते हैं, यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो जो बर्ड्स होते हैं डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल मतलब बर्ड्स, है ना, उनका पालन पोषण किया जाता है पोल्ट्री में, ताकि उनको हम एज अ फूड यूज कर सकें या फिर उनसे एग ले सकें। आपको पता है ना सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो एग ले करते हैं। They typically include chicken and ducks and sometimes turkey and geese. देखिए क्या कहा कि पोल्ट्री फार्मिंग में कौन से बर्ड्स को पाला जाता है। टिपिकली कहें हम तो यहाँ तो लिखा है डोमेस्टिकेटेड फाउल, बर्ड्स आप मतलब जो भी पाल सकते हैं, बर्ड्स को रख सकते हैं अपने पास। टिपिकली कहें तो चिकन जो होता है ये आपके मुर्गे मुर्गियां, है ना। डक्स जो होती हैं, टर्की बर्ड का नाम है, गीस बर्ड है, इनके पालन पोषण को हम पोल्ट्री कहते हैं। द वर्ड पोल्ट्री is often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense, it may refer to the meat of other birds too. ठीक है, तो बर्ड जो पोल्ट्री हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको मतलब सीधा सीधा रेफर करें, बिल्कुल एक सही तौर में कहें तो ये पोल्ट्री का मतलब सीधा होता है इट रेफर्स टू द मीट ऑफ यही चिकन, डक्स, टर्की एंड गीस, इन्हीं के मीट को पोल्ट्री कहा जाता है। देखिए द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द मीट ऑफ, ठीक है। देखिए मीट को नहीं कहा जाता इनके एग्जैक्टली बोलो तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आप मेनली पोल्ट्री किसके लिए ही कहेंगे, चिकन, डक्स एंड
टर्की और गीस को ही कहेंगे, है ना। लेकिन कई बार दूसरे बर्ड्स को भी हम बर्ड पोल्ट्री यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके मीट के नाम है ये, नो, इनके मांस का नाम ये नहीं है, ठीक। भाई पूरे का पूरा बर्ड बोल रहे हैं, मीट ऑफ ओनली दीज वर्ड्स, मतलब पूरा का पूरा बर्ड, नॉट ओनली मीट। ऐसा मांस पर्टिकुलरली मत समझना, ठीक है। तो या समझ गए ना आप कि गीस, डक्स, चिकन, टर्की, इन्हीं के लिए हम मेनली पोल्ट्री वर्ड यूज करते हैं। इन्हीं के लिए, इन्हीं का जो मीट होता है उसी के लिए हम पोल्ट्री वर्ड यूज करते हैं। लेकिन बाकी के जो बर्ड्स होंगे उनके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। क्लियरली, ठीक है। पोल्ट्री वर्ड इज रेफर्स टू द मीट ऑफ ओनली चिकन, डक, टर्की एंड geese, but can be referred to the meat of other birds too, ठीक। अब होता क्या है पोल्ट्री फार्म में, जैसे कि हमने डेयरिंग में पढ़ा, डेयरी फार्मिंग में पढ़ा हमने क्या, कि सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, है ना। ऐसी ब्रीड्स की सिलेक्ट करो जो कि अच्छे से क्या देती हूँ, अच्छे से उनकी प्रोडक्शन हो और उनमें बीमारी ना हो। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, है, साफ जो है, अच्छी जो है सेफ जगह जो होनी चाहिए फार्म के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बिल्ली बिल्ली ज़्यादा आ रही है और सारी की सारी पोल्ट्री को ख़त्म कर रही है। प्रॉपर फीड एंड वाटर, अच्छे से खाना पानी देना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो जैसे कि डेयरी फार्मिंग में था, सही ब्रीड्स को सेलेक्ट करो, प्रॉपरली जगह पे उनको रखो, सही कंडीशंस में रखो, हाइजीनिक रखो, फिर प्रॉपर उनको खाना पानी दो। यही सारे अगेन दोबारा यही पोल्ट्री फार्मिंग में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और रेड न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट बर्ड फ्लू वायरस which created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption। एक बार क्या हुआ था कि बर्ड फ्लू वायरस जो है, बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया था, जिसकी वजह से देशों में जो है वो क्या हुआ था, जो अंडा खाने का अंडा था और चिकन का जो कंजप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। लोग चिकन नहीं खाते थे। जैसे कोरोना के टाइम पे बोल दिया गया कि मुर्गियाँ जो हैं वो मुर्गियाँ से भी कोरोना फैलेगा, तो बहुत सारी मुर्गियों को ख़त्म कर दिया गया। लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था उस दौरान पे, है ना। फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिस्कस वेदर द पैनिक रिएक्शन वॉज जस्टिफाइड। तो और जानने की कोशिश करिए तो और बताइए कि फिर ये रिएक्शन जो था लोगों का कि नहीं खाना है वो जस्टिफाइड था या नहीं था। तो एग्जैक्टली कहें तो याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और H5N5 बर्ड फ्लू जो है वो H5N1 जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ठीक है। एवियन स्टैंड फॉर बर्ड्स, ठीक। क्या कहा जाता है इसको, और एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। और एवियन इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस जो है वही बर्ड फ्लू काउज करता है, ठीक है। तो फिर ये जो वायरस था ये बर्ड्स में बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन अगर उन बर्ड्स को हम कंज्यूम कर रहे थे तो हमें भी बीमारी हो रही थी, ठीक। और जब भी हमें बीमारी होती है तो डरना तो मुनासिब होता है, इसीलिए जो टेंशन वाला रिएक्शन था वो थोड़ा जस्टिफाइड था, लेकिन ओवर द टॉप कर दिया गया इसको। मतलब उसके बाद भी कहाँ लोगों ने बंद कर दिया खाना, नहीं खाना बंद किया ना, ठीक। लेकिन जब भी हमें अपने पे खतरा लगता है तो उस पर तो रिएक्ट करना ही पड़ता है। आज से कुछ सालों बाद कोई पूछेंगे कि कोरोना से जो लोगों को इतना खतरा हो गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था, क्या वो ज़रूरी था, क्या वो सही था, है ना, क्या वो रिएक्शन इतना जस्टिफाइड था। तो देखिए, जब भी खुद पे आती है तो हम क्या करते हैं, जितना हो सके खुद को सेफ रखने का कोशिश करते हैं, है ना। तो पैनिक तो इंसान हो ही जाता है। चलिए, तो बर्ड फ्लू वायरस जो है वो बहुत फैला था पहले, और H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं उसकी वजह से होता है, इसी को बर्ड फ्लू वायरस कहते हैं, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा को ही, ठीक है। और इसके ये ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है, ठीक। चलिए, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन केस ऑफ सम चिकन आर इन्फेक्टेड। कैसे हम फ्लू के स्प्रेड को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं था कि हम इसके स्प्रेड को रोक नहीं सकते थे, है ना। तो हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे। वही
वॉश योर हैंड्स ऑफन विथ वार्म वाटर एंड सोप स्पेशली, अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से धोएं बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड, इन पर्टिकुलर रॉ पोल्ट्री। ठीक है, तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है कि अपने हाथों को अच्छे से साफ करें गर्म पानी से और साबुन से। आप कोई भी खाना जो है वो ले रहे हैं तो अपना हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपने देखिए कच्चा जो मांस है वो लिया है, कच्चा मांस अगर आपने लिया है, रॉ पोल्ट्री जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, कच्चा मांस अगर आपने चाहे पहले पकड़ा था चाहे आपने खा लिया, कच्चा मांस खाते तो नहीं है, पका के खाते हैं, है ना। तो आफ्टर और बिफोर हैंडलिंग द फूड, ठीक, तो पहले तुमने अपना हाथ धोने हैं, अभी तुमने हाथ भी नहीं लगाया है तब भी हाथ धोने हैं, फिर तुमने हाथ पकड़ा काटा बनाया उसके बाद फिर से हाथ धो, समझ गए ना। तो खाने को हैंडल करने से पहले और बाद आपको हाथ धोने हैं, खास तौर पे अगर आप रॉ पोल्ट्री यूज कर रहे हैं, मतलब कच्चा मांस आप ले रहे हैं, है ना। यूज डिफरेंट यूटेंसिल्स फॉर कुक्ड एंड रॉ मीट, ठीक, कच्चे मांस के लिए अलग यूटेंसिल बर्तन का प्रयोग करें और पके हुए मांस के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करें। मेक श्योर मीट इज कुक्ड अंटिल स्टीमिंग हॉट, ठीक है, खाने को, मीट को, मांस को तब तक